बच्चों, आप यह चित्र देख रहे हैं, यह चित्र महादेवी वर्मा जी का है। हम इन्हीं के द्वारा लिखित संस्मरण नीलकंठ का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम महादेवी वर्मा जी के जीवन चरित्र को जानने का प्रयास। महादेवी वर्मा साहित्य की एक महान कवयित्री और एक सुविख्यात लेखिका थी। इनको हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक माना जाता है। यह महान कवयित्री होने के साथ साथ हिंदी साहित्य जगत में गद्य लेखिका के रूप में भी जानी जाती हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। वह एक महान समाज सुधारक भी थी। पिता का नाम बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। काव्य के प्रति महादेवी की रुचि बचपन से ही थी। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व उनका काव्य पर्याप्त पुष्ट हो चला था। उनका प्रथम काव्य संग्रह निहार की अधिकांश रचनाएं उसी समय की हैं। उनके बाद के संग्रह रश्मि, कोरजा, सांदीगीत, दीपशिखा, संधिनी आदि उनके क्रमिक विकास की द्योतक हैं। पद्य के साथ साथ उनका गद्य भी उतना ही पुष्ट है। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा आदि उनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। उन्हें अपनी साहित्य साधना के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सक्सेरिया, मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार मुख्य हैं। लंबी बीमारी के बाद 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद में महादेवी का निधन हो गया। अब हम पाठ 14 नीलकंठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में सुश्री महादेवी वर्मा जी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि पशु पक्षी भी प्रेम प्यार की भाषा समझते हैं। यदि हमारे मन में उनके प्रति दया व करुणा का भाव होता है तो वे किसी भी पारिवारिक सदस्य से कम नहीं होते हैं। तो कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि हम जो ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर हम पढ़े। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। अब यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि एक दिन उनके घर अतिथि आए थे और वह उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन पहुँची। स्टेशन से जब वह लौट रही थी तो वहाँ से लौटते हुए उन्हें ख्याल आया कि वहीं पर पास में एक चिड़िया और खरगोशों की दुकान है। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को उस ओर चलने के लिए कहा। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर मेरे ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। अब यहाँ पर लेखिका जी उस जो बड़े मियाँ दुकान वाले हैं उनके बारे में बता रही हैं कि उन्होंने उनकी गाड़ी के पास आते ही कुछ कहना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उन्होंने सबसे पहले उनको सलाम किया। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। अब वह बड़े मियाँ उनको बता रहे हैं कि आप जब पिछली बार मेरी दुकान पर आए थे तो आपने मोर के बच्चों को खरीदने के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार मोर के 2 बच्चे पकड़ कर लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अब बड़े मियाँ जो हैं जो लेखिका हैं उनको बता रहे हैं कि आप ये ने जो मोर और मोरनी के लिए पूछा था तो वह अब यहाँ पर दुकान में आ गए हैं, तो आप इन्हें पाल लीजिए। अगर किसी और के हाथ ये लग गए तो बेवजह इन मासूमों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि मोर के पंजों से दवा बनती है। अभी ही मेरी दुकान पर कुछ लोग इन्हें खरीदने आए थे।
पर मैंने उन्हें झूठ कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं, क्योंकि हमारा तो रोज़गार ही ऐसा है कि हमको पक्षी लाना है और उनको देना है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा। अब यहाँ पर तथ्य यानी कि जानकारी। तो लेखिका बता रही हैं कि मैं उसकी आदत से वाकिफ़ थी, यानी मुझे पता था कि वह बहुत बातूनी है। तो मैंने उसे बीच में ही रोककर उन पक्षियों का, उन मोर का मैंने पूछा कि वह मोर कहाँ हैं। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि तार के एक छोटे से पिंजरे तक पहुँची। अब यहाँ पर अनुसरण यानी कि किसी के पीछे चलना, किसी की बात मानना। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि मोर के बच्चे कहाँ हैं, तो उन्होंने बड़े मियाँ के हाथ का संकेत का अनुसरण करते हुए उन्होंने देखा कि एक छोटे से पिंजरे में, जो कि क्या था, जो कि बहुत ही संकीर्ण था, यानी कि बहुत छोटा था, कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। वो जो पक्षी उस छोटे से पिंजरे में थे वह ऐसे लग रहे थे कि मानो जैसे कोई फ्रेम लगी हो, कोई फ़ोटो पर उनका चित्र बना हो। और मैंने उनको देखते ही उनका दाम चुकता कर उन्हें मैंने खरीद लिया। घर पहुंचने पर सब कहने लगे कि यह तो तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। अब यहाँ पर जो लेखिका हैं उनका सभी अब यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे ये तो फिर ठग गए, और ये तो मोर कह रहे हैं, और ये क्या है, ये तो तीतर निकले। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। कदाचित यानी कि प्रायः या हमेशा। यहाँ पर लेखिका जी बता रही हैं कि वह पहले भी कई बार ठगी जा चुकी हैं, यानी ऐसा उनके साथ पहले भी हो चुका है। इसीलिए अब उनकी जो वह आदत है यानी दुर्बलता बन गई है, उनकी कमजोरी बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई हमें चिढ़ाता है तो कुछ एक क्षण के लिए हमें बुरा लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, यानी कि यह एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है कि कोई विशेष गुण होना, कोई अनोखापन होना, कोई विशेषता होना, यानी कि जो किसी में भी नहीं है ऐसा कुछ होना। तो सुरखाब जो है एक पक्षी के लिए प्रयोग किया जाता है। सुरखाब पक्षी जैसे कि ब्राह्मी डक, रेड शेल डक और चकवा चकवी भी कहा जाता है। यह एक मुर्गा प्रजाति का पक्षी होता है, जो कि हम इसे आसानी से नहीं देख सकते हैं। है तो पक्षी ही, चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। अब यहाँ लेखिका जी बता रही हैं कि किस तरह से उनकी परवरिश की गई, किस तरह से उनका ध्यान रखा गया। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियाँ और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। अब उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी ये पिंजरे से निकलकर किसी स्वर्ग में आ गए, यानी कि अब वह यहाँ पर अपनी आज़ादी स्वतंत्रता वाली ज़िंदगी जी रहे थे। अब कभी वह मेज के नीचे घुस जाते तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी के से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। यहाँ लेखिका जी बता रही हैं कि जब वह इस लुका छुपी से थक जाते थे तो वह एक रद्दी, एक कागज़ की जो टोकरी थी वहाँ आकर आराम करते और वहाँ थककर बैठ जाते। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में गद्दी की टोकरी में प्रकट होते। फिर आश्वस्त हो जाने पर, यानी कि जब उन्हें तसल्ली हो गई, उन्हें विश्वास हो गया कि अब हमें कुछ नहीं होगा,
आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, यानी पहले वो छुपा छुपी करते थे यानी छुपते थे, अब वह क्या करते हैं, अब वह कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते, यानी कि अब वह इतने स्वतंत्र होकर और इतने उनको अच्छा लगता कि अब वह पूरे घर में इधर उधर घूमते और कभी कभी तो उनके सिर पर आकर बैठ जाते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर मेरी बिल्ली, अब यहाँ पर किसका डर बताया जा रहा है, बिल्ली। बिल्ली कौन है, चित्रा। चित्रा इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। अब ये नवागंतुक कौन है, जो नए आने वाला होता है, यानी कि जब घर में कोई नया, आपने देखा होगा कि कोई मेहमान आते हैं तो हमको भी यह नवागंतुक बोलते हैं, का पता लगा सकती थी, यानी वो बिल्ली पता लगा सकती थी कि यहाँ कोई नया जो पक्षी या जानवर यहाँ पर आया है, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। आपने देखा होगा कि बिल्ली को खुशबू आ जाती है और वह पता लगा लेती है कि कहाँ पर उस क्या है। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी पक्षी जानवर थे उन पर तो जो बिल्ली थी वो कभी हमला उसने नहीं किया, पर ये नए पक्षी हैं तो क्या पता। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। अब यहाँ लेखिका जी बता रही हैं कि जो दोनों पक्षी हैं उनको उन्होंने कहाँ पर पहुँचाया, जहाँ उनके और भी जीव जंतु रहते थे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। अब जैसे ही ये दोनों वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर किस तरह का माहौल हो गया, जैसे कोई नववधू, यानी कि कोई घर में जब शादी होती है तो कोई नई दुल्हन आती है तो घर में माहौल कैसा हो जाता है कि अरे कोई नया व्यक्ति अब आया है, तो सब उत्सुक होते हैं उसके बारे में जानने के लिए। और वैसे भी ये जो पक्षी थे वो किस तरह के थे, बहुत ही सुंदर कलर के थे और इनका जो ऊंचाई थी बाकी पक्षियों से अलग थी। इसीलिए सब में कौतूहल जाग गया था, जिज्ञासा जाग गई थी। लक्का कबूतर नाच न छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गटरगु गुटरगु की रागनी अलापने लगे। अब जो कबूतर था वह अचानक उसने देखा कि कोई नया पक्षी का प्रवेश हुआ है, तो वह नाचना छोड़कर उनके आगे पीछे उनके चारों ओर घूमने लगा कि आखिर ये कौन है। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। आप समझ सकते होंगे कि जब कोई नया व्यक्ति हमारे घर में आता है या हम कई नई जगह जाते हैं तो एकदम कैसी स्थिति होती है कि सभी में कौतूहल होता है कि आखिर यह कौन है, क्या है। धीरे धीरे मोर के दोनों बच्चे बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था, क्योंकि दोनों जो पक्षी थे बहुत ही उनकी जो बनावट थी और उनके जो रंग थे वह बिल्कुल अलग ही थे, बहुत ही सुंदर थे, जैसा इल्ली से तितली का बनना। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। अब नीलाभ यानी नीले रंग की चमक वाला, उसका जो कंठ था, उसका जो पूरा जो रंग था वह कैसा था, नीला था, इसीलिए उसका नाम क्या रखा,
नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। यानी कि वो जो मोरनी थी वह हमेशा नीलकंठ के आसपास ही घूमती थी, उसके साथ ही जैसे छाया रहती है उसी तरह वह उसके साथ रहती थी, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया था, राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, क्योंकि वह जो मोर था नीलकंठ जिसका नाम, वह सभी में घुल मिल गया और वह अब सबका सेनापति हो गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता था। अब वह क्या करता था, जैसे कि आगे आगे जो गाइड करने के लिए जो सेनापति होता है, जो पीछे की पूरी सेना को अपने कंट्रोल में रखता है, अब वह ऐसा काम करने लग गया। यानी कि जहाँ दाना दिखता वह सबको इकट्ठा करके वहाँ ले जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। यानी अब वह सबकी रखवाली भी सबका ध्यान रखने लगा। किसी ने कुछ गड़बड़ की नहीं कि वह अपने तीखे चंचू प्रहार से, यानी कि चोंच से चोट मारना, वह अपनी चोट से प्रहार करता और उसे दंड देने दौड़ता। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी दंड विधान के समान ही जिस तरह से वह दंड देता था, जैसे कि चोंच मारता था, उसी तरह वह सबसे प्रेम भी करता था। यानी उसका प्रेम जो था वह एक साधारण नहीं था, वह बहुत ही ज़्यादा उन सबसे घुल मिल गया था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुप छुपोवल जैसा खेल खेलते रहते थे, क्योंकि उसके पंख जो थे इतने बड़े, और जब वह फैलाता था तो सभी जो छोटे छोटे खरगोश, चिड़िया, पक्षी थे वह उसके आड़ में छुप जाते और खेल खेलते थे। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि ये जो संस्मरण था महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ कितना सुंदर और कितना रोचक था। प्रस्तुत पाठ में हमने देखा कि किस तरह से महादेवी वर्मा जी ने अपनी स्मृति और अपने अनुभवों के आधार पर हमें समझाना चाहा है कि पशु पक्षी भी प्रेम और प्यार की भाषा समझते हैं। हमें इनके लिए करुणा और दया का भाव रखना चाहिए, और यदि हम इनके साथ प्रेम से रहते हैं तो यह भी हमारे एक घर के सदस्य की तरह हो जाते हैं, और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो नष्ट हो चुकी हैं और उन्हें बचाने का दायित्व हमारा है। तो हमें इनकी रक्षा करना चाहिए।